नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है 13 फरवरी 2013 ये एक तारीख है, लेकिन ये तारीख बड़ी अहम है क्योंकि एक सवाल है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लखनऊ के अंदर ये तारीख पूछी हमीरपुर की पूर्व डीएम बी चंद्रकला से, और लगभग 8 घंटे की पूछताछ में उन्होंने पूछा कि 13 फरवरी 2013 को आपने 13 पट्टे खनन के एक ही दिन में क्यों जारी किए। सवाल तो और भी बहुत थे, लेकिन आज शुरू करते हैं उस 13 से जिसका आपने कई बार चर्चा सुनी होगी, कई बार आपने देखा होगा। 13 दिन की सरकार भी रही है, लेकिन 13 एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में तो बातें और भी हैं क्योंकि बी चंद्रकला से पूछताछ हुई, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। और अगर देखा जाए मायावती के यहां भी अगर उनसे जुड़े हुए जो मामले थे मूर्ति घोटाले को लेकर भी ईडी ने कहीं ना कहीं पूछताछ शुरू कर दी है। ये दो मामले ऐसे हैं जिसको राजनीति के चश्मे से भी देखा जा रहा है। हालांकि राजनीति के चश्मे से पहले भी देखा गया, कभी बीजेपी ने आरोप लगाए, कभी कांग्रेस ने आरोप लगाए, कभी कांग्रेस पे भी आरोप लगे कि सीबीआई का और ईडी का कहीं ना कहीं जांच एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक के भी हालात हुए हैं कि सीबीआई को बंद पिंजरे का तोता कहना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे तक भी बातें हुई हैं। और एक बात और हुई है, 2013 में खुद पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसमें सीबीआई को उन्होंने कहा था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। आज फिर ये जांच एजेंसियां चर्चा में हैं और उस पर आरोप लग रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष से है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। पहले देखते हैं जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या जो लोग पॉलिटिकल हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर अपने पैनल से आपकी मुलाकात कराता हूं। समझौता किया है, तब से ही ये कार्रवाई शुरू हो रही है, लेकिन पूरे देश का जनमानस, विशेषकर बहुजन लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग, माइनॉरिटीज के लोग समझ गए हैं कि आखिर छापेमारी और ये गठबंधन जो एनडीए के साथ इनका चल रहा है वो क्यों चल रहा है। देखिए, हमें जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, प्रदेश के जनमानस में बैठे लोग दे रहे हैं और वो चुनाव के समय अपना गुस्सा दिखाएंगे भी। और आपको एक और बात याद दिला देते, मायावती ने बाकायदा अखिलेश यादव को फोन करके कहा था ये जो कार्रवाई होंगी इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका मुकाबला किया जाएगा। और यहां तक के बाद में इसको बाकायदा सार्वजनिक भी किया गया ताकि मैसेज जाए। उसके बाद ये गठबंधन हो गया है। लेकिन ये जांच एजेंसीज का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे। क्या घोटालों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ सभी पार्टियों के जो दावे हैं, नारे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, हम केवल उस पर जाना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2019 में जिनमें से आपको चुनना है वो लोग करप्शन को लेकर कितने गंभीर हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ अनिरुद्ध शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध शर्मा जी। हर्ष चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे साथ मुजफ्फर खान साहब मौजूद हैं, हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। फोन लाइन पर रहेंगे ये धर्मेंद्र पांडे जी मौजूद है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मुजफ्फर खान साहब का हमारे इस पैनल में। पहला सवाल अनिरुद्ध शर्मा जी, ये कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल यकीनन अगर करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन कई कई साल पुराने मामले हैं और अचानक ये टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो मूर्ति घोटाले की बात हो, चाहे वो और तमाम बातें हों। क्योंकि अगर बात करें खनन घोटाले की तो वो 2 जनवरी को आपने एफआईआर दर्ज की है। टाइमिंग को लेकर चर्चा है कि गठबंधन के बाद आपको ये घोटाले याद आ रहे हैं। आजाद भाई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। इन्होंने बबूल बोए हैं, घोटाले किए हैं, तो अब तो कोई बचाना तो बड़ा मुश्किल है, बचेंगे थोड़ी जी। और जब देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जो ये कहकर आया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। कल आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, एक मेगा शो हुआ सूरत के अंदर, और सूरत में जिस निर्भीकता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात रखी कि मेरी किताब तो खुली है भाई, 15 साल में गुजरात में रहा, 5 साल मुझे प्रधानमंत्री का पद होते हो गए, एक भी व्यक्ति कोई मेरे पर उंगली उठा दे कि नरेंद्र मोदी ने कोई गड़बड़ की हो। जो व्यक्ति गड़बड़ नहीं करता वो इसी प्रकार से निर्भीक, बेखौफ रहता है। और ये अब खौफ में है। क्यों?
क्योंकि अब इनके घोटाले खोलने वाला, इनको सही जगह पर पहुंचाने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, जिसकी किताब खुली है, जिसका एक एक पृष्ठ खुला है। आए कोई जरा उस पर उंगली तो उठाकर दिखाए। लेकिन अनिरुद्ध जी 24 जून 2013 को 24 जून 2013 को एक ट्वीट करते हैं पीएम मोदी जी, उस टाइम पीएम नहीं थे, लेकिन एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज वही बात ये लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जांच एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा सवाल ये नहीं है कि आप इस्तेमाल करें या ना करें, जो सत्ता में रहता है उस पर आरोप लगते हैं और ये एक दुर्भाग्य बन गया इस देश का। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आप करप्शन के खिलाफ सभी लोग दावे करते हैं कि हम इसको रोकेंगे, चाहे वो 2G की बात हो, चाहे वो बोफोर्स की बात हो, चाहे वो कोई सा भी घोटाला हो, राफेल, या कोई भी आदमी। लेकिन जब जांच एजेंसीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर काम करेंगी तो उनके नतीजे बोफोर्स की तरह आएंगे, कहीं टिकेंगे नहीं। सवाल यह है कि देश की जनता का जो हजारों करोड़ रुपया जो घोटालों के नाम पर बताया जाता है, जब उनको वापस लेने की बात होती है तो वो राजनीति हो जाती है और कुछ नहीं होता। वाड्रा बाहर घूमते रहते हैं और लोग बाहर घूमते रहते हैं, बहुत से लोग बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन जब आपकी जरूरत होती तो आप इस्तेमाल करने लगते। ऐसा आरोप आपने भी लगाया था, मैं उस ट्वीट को भी आप दिला देता हूं। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं आजाद भाई, 2002 से 2007 तक मायावती जी की सरकार रही और 1 जनवरी 2014 को इन स्मारक के संबंध में जो 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी जमीन एक्वायर की गई और ये घोटाला किया गया, उसमें तो यहां तक लाने वाली जो गाड़ी ट्रक के बजाय स्कूटर निकले, बाइक निकली है, उसकी एफआईआर हमने दर्ज नहीं कराई है, अखिलेश सरकार ने कराई है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आज इन चोरों ने गठबंधन किया है ताकि ये चोर पकड़े ना जाए, इसलिए अब गठबंधन किया है मोदी जी के खिलाफ। इनकी पोल पट्टी खुल गई है। ये दोनों चोर हैं, एक खनन घोटाले का चोर है, एक स्मारक। ठीक है, मैंने सबसे ज्यादा समय आपसे शुरू में लिया, आपका समय सबसे ज्यादा इसीलिए लिया। हर्ष चौधरी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अगर चले हम मुजफ्फर खान साहब के पास। मुजफ्फर खान साहब, आपकी एफआईआर है, आप ही ने एफआईआर दर्ज करी और आप ही कहते थे पत्थरों वाली सरकार है। आज आप मिल गए हैं, अगर कार्रवाई हो रही है तो आपके सांसद महोदय कह रहे हैं ये तो बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। देखिए आजाद साहब, जो आज भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी दलों के नेताओं पे कार्रवाई कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है, इनकी नीयत को समझ भी रहा है। क्योंकि जो देश का चौकीदार है, देश में जितने भी घोटाले पिछले 5 साल में हुए हैं, उन 5 साल के सभी घोटालों के ये हिस्सेदार हैं। जो समाजवादी असल में आपको बताया था कि घुटने में दर्द है, आप बता रहे हो कि जो है बुखार में ये दवा ले लीजिए। आपसे पूछ रहे हैं कि एफआईआर तो आपके ही जमाने में हुई थी, ये मूर्तियों वाली सरकार के खिलाफ। आपके अखिलेश यादव जी कहते थे ये तो मूर्तियों वाली बुआ जी हैं। अब कार्रवाई अगर हो रही है तो क्यों आप शिकायत कर रहे हैं? जो अलग अलग जगह से जो शिकायतें मिल रही थी, उन सबकी जांच मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए करवाई। अच्छा, कहीं कोई सत्यता नहीं पाई गई। अच्छा, तो बड़ी बात यह है कि हम तो लोग जो कहते हैं उसमें क्लीन चिट दी। अरे जिसने जांच कराई उसकी रिपोर्ट है आपके पास? अगर कोई मामला होगा, अरे आप सामने रख दीजिए अगर आपके पास है कोई। चलिए अब चलते हैं, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की आरोप झेलने वाली कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है। ठीक है हर्ष चौधरी, मैं ये कह रहा हूँ आता हूँ मैं मुजफ्फर साहब, फिर आऊंगा आपके पास। एक छोटी सी मुजफ्फर भाई कुछ तो शर्म करो। आता हूँ। ये भाजपा के जो लोग हैं, हाँ, ये जो बोलते हैं, आज हाँ, पूरा देश समझ गया जुमले वाले लोग हैं ये। ठीक है, आता हूँ। हर्ष चौधरी बात करी, कभी तोता बना दिया, कभी आपने ये बना दिया, आज वो परंपरा चल रही है, फिर आपको वही शिकायत क्यों है, वही बात आरोप क्यों लगा रहे हैं? व्यापम के अंदर जो घोटाला हुआ उसमें सीबीआई की हम लोग बात करें, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं हम उनकी बात करें, जितने भी सरकारी हमारे जो ऑफिसर्स हैं या हमारी जो सरकारी सब चीजें हैं, मशीनरी सारी फ्लॉप हो चुकी है। और उसका कारण एकमात्र है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशर के अंडर काम कराया जा रहा है और दिशा निर्देश कहीं और से दिए जाते हैं, जैसे आप देते थे।
हमने नहीं दिए गए। आज आपने आरबीआई में नेहरू जी खुलेआम काम करने दिया जाना चाहिए। आपके कार्यकाल में सीबीआई का इस्तेमाल नहीं हुआ। आज जो यूपीए की सरकार में मायावती और समाजवादी पार्टी को दोनों को डरा के रखा है। आज चुनाव से जब हम 1 महीना पहले जब रह जाता है तो आप वहां पर उनके यहाँ छापेमारी करवा दी जाती है। नहीं, मेरा तो सवाल ही है कि परंपरा आपने शुरू की थी। परंपरा की यहाँ पर बात नहीं है। अगर कोई आदमी कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर हो, लेकिन चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव तक आप भी यही कर रहे हैं, बीजेपी भी यही कर रही है। घोटाला कैसे सामने आएगा? घोटाले पैसा कैसे बाहर आएगा? घोटाला कैसे बाहर आएगा? आप पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हो सारे लोग। आज कौन यूज कर रहा है? आप देखिए। ठीक है, धर्मेंद्र पांडे जी, सरकारी मशीनरी कोई अपना काम कर पा रही हो तो आप बताएं हमें। ठीक है, धर्मेंद्र पांडे जी, आज अगर बात करें, एक देश के नागरिक के तौर पर बात करने का मन होता है। सभी लोग करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, कार्रवाई करने की बात करते हैं, एफआईआर भी हो जाती है, लेकिन निकल के कुछ नहीं आता। वो पैसा गया कहां, निकलेगा कैसे? सिर्फ क्या कुछ दबाव बनाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए या हाइप क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है? देखिए आजाद भाई, आज एक सबसे बड़ी चीज जो ये है कि आपने जो आज का ये मुद्दा लिया है, जिस तरीके से सीबीआई के ऊपर आरोप लगते हैं, और आपने जो एक बड़ी बात कही है कि ये घोटाले का पैसा निकलेगा कैसे। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे और जनता यही चाहती है कि ये निकले। मेरी ये आवाज कौन उठाएगा कि ये पैसा आए और देश में दोबारा लगे। लेकिन एक बड़ी भारी बात यहाँ पे जो है, सीबीआई का इतिहास जो है वो अक्सर विवादों में रहा है। आप देश की आजादी के बाद जब से जो है सीबीआई का कार्य चल रहा है, लगातार जब जो शासन में बैठे रहे, जो केंद्र में जिनकी सरकार रही है, कांग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप है सीबीआई के दुरुपयोग का। वही अब आज जो है वर्तमान में, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात मैं करता हूं, कोई बड़ा नेता मर जाए, कोई बड़ा अफसर मर जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए किसी आम भारतीय के घर में या आम भारतीय के साथ, तो सबसे पहली मांग उस गली कस्बे चौराहे और उस पंचायत से निकलती है कि सीबीआई जांच लगा दी जाए। पूरे देश की जनता जिस सीबीआई जांच की मांग करती है, जिस सीबीआई, आज भी सीबीआई जांच से देश की जनता का विश्वास नहीं उठा है। राजनीतिक पार्टियों का, नेताओं का विश्वास कितना आगे पीछे हो उसको मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन देश की जनता, अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो राज्य सरकार के ऊपर भी उसको विश्वास नहीं होता, तो कहती ठीक है। अनिरुद्ध जी, 2 महीने से थोड़े बहुत दिन ज्यादा रह गए आपके पास, बड़े वादे थे आपके। मैं राम मंदिर, बाबरी मस्जिद पे नहीं जाना चाहता, मैं किसी और बात पे नहीं जाना चाहता। आपने एक वादा किया था कि करप्शन के खिलाफ लगाम लगेगी। बहुत मामले हैं जिन पे आपको कार्रवाई करनी थी। आप ताज कॉरिडोर को छोड़ दें, आप 2G को छोड़ दें, आप और चीजों को छोड़ दीजिए, आप स्पेक्ट्रम को छोड़ दीजिए, मतलब हजारों लाखों करोड़ रुपए की बात है, लेकिन आपकी भी कार्रवाई कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि जो पहले आरोप थे सिर्फ सीटें बदल गई हैं, आरोप वहीं के वहीं हैं। क्या कोई ऐसा काम निकलेगा, कोई ऐसा नतीजा सामने आएगा कि यकीनन चीजें सामने आ सकें, या सिर्फ कि एक साइकिल चोर पकड़ा जाता है, उससे रिकवरी भी होती है, उसकी कुर्की भी होती है, उसकी गिरफ्तारी भी होती है? कौन एक मामला बताइए जिसमें गिरफ्तारी किसी में हुई हो? हुड्डा बाहर घूम रहे हैं, वाड्रा बाहर घूम रहे हैं, आपने वादा किया था, आपने नारे दिए थे, हम किसी के खिलाफ नहीं है। आपकी बात आपके मुंह में डाल के पूछना चाहते कि ये बात आपने कही थी, आपको याद दिला रहे हैं। आज भी अगर ये बातें लग रही तो कैसे होगा, विश्वास कैसे बनेगा? आजाद भाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो उससे पहले सरकारें रही, उन्होंने इनको पनपाया, ये कीड़े पनपे भ्रष्टाचार के, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा जाल बनाया ताकि ये निकल ना सके, और इस प्रकार के कानून बनाए, चाहे वो बेनामी संपत्ति। आज ही आपने पढ़ा होगा कि लालू यादव के केस में उसकी संपत्ति जब्त होने जा रही है। वो जब्त संपत्ति कहां जाएगी? सरकार के खाते में आएगी। मॉल के पास, जो पटना में मॉल है, उसके पास एक उनका बंगला था, वो जब्त कर लिया गया है। अच्छा, और देखिए, माल्या की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, नीरव मोदी की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। ये संपत्ति कहां जाएगी? लेकिन वो तो बहुत सारे बक्से ले गया था यहाँ से, जो वो बहुत सारे एयरपोर्ट में बक्से ले गया, वो पकड़े नहीं गए। 3 लाख बक्सों में क्या था ये पता नहीं है, संपत्ति का क्या उसे नहीं। आजाद भाई, जरा मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं तो सिर्फ हल्का हल्का याद दिला रहा हूं।
डिबेट का मजा आएगा। अच्छा। 3 लाख फ्रॉड कंपनियां जो काले धन को सफेद करती थी, उन पर ऐसी चोट की है नरेंद्र मोदी जी ने कि अब वो कंपनियां बंद हो गई है। अब वहां सफेद पैसा नहीं होगा, वो पैसा बैंकों में आएगा, सरकार के खाते में जाएगा। किनकी थी वो 3 लाख कंपनियां? उसमें कोई अरेस्टिंग हुई है? विकास होगा। 3 लाख कंपनियों में कोई अरेस्टिंग हुई है? सिर्फ बंद करके रख दिया गया? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और वो सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, राजीव सेना को ले आए, हाँ। मिशेल आ गया, हाँ, दीपक तलवार भी आ गया, दीपक तलवार भी आ गया। आर्थिक भगोड़ा कानून बनाया ना। जी मुजफ्फर साहब, आप कुछ शिकायत कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आज भी वही है आपसे कि ये एफआईआर तो आपने की थी और पत्थर वाली सरकार भी आपने कही थी, गेस्ट हाउस कांड की शिकायत मायावती जी को थी, तो उनसे न पूछने की बात नहीं है, लेकिन ये पत्थर वाली सरकार तो आपकी थी, लेकिन अब आप एक होकर लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है करप्शन पे कैसे काबू पाया जाएगा? देखिए, बहन जी के खिलाफ अगर कुछ रहा होता तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जरूर कार्रवाई की होती। कैसी? बड़ा सवाल जैसे गायत्री प्रसाद के खिलाफ की थी। बता रहा हूँ 2014 के अंदर ये जो पत्थर वाली बात आप कह रहे हैं, अच्छा। इसमें हमारी सरकार ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए माफी मांगी कि अगर गलत उन्होंने कहा था तो माफी मांगी है? नहीं, उन्होंने कहा था, मैं उन्हीं की बात याद दिला रहा हूँ, कहोगे तो मैं बयान भी चलवा दूंगा, ये तो पत्थरों वाली सरकार है। देखिए अब आप ये कहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ अनिरुद्ध जी बैठे हैं, ये बताएं अनिरुद्ध जी को छोड़िए, पहले तो आप तो बताइए, क्या शिवराज सिंह चौहान जो व्यापम घोटाला हुआ उनके 15 साल के कार्यकाल में, शिवराज को नहीं छोड़ा जाएगा, थोड़ा किसी को नहीं जाएगा, सवाल कब भेजेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताएं ईडी को कब भेजेंगे, सीबीआई को कब भेजेंगे? 43 लोगों की हत्या हो चुकी है जो उसमें गवाह थे। हाँ, इन्होंने इतना NHRM में भी 3 CMO मारे गए हैं, इतना NHRM घोटाले में भी अधिकारी मारे गए हैं साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। तो बड़ी बात यह है कि पूरी तरह से घोटाले भी सामने आने चाहिए, हत्याओं के राज भी सामने आने चाहिए। ये दमनकारी सरकार है और समाजवादियों और बीएसपी के गठबंधन से पूरी तरह बौखला गई है। आऊंगा इनके जाने का आऊंगा अनुज जी, बिल्कुल मन करता है, सबकी बात सामने आनी चाहिए और जनता को पता लगना चाहिए कि 2019 में फिर कौन लोग आएंगे, ये तय करना होगा, वो कोई हो चाहे। 5 बरस तक मोदी जी सोते रहे, 2 बरस तक योगी जी सोते रहे। हाँ। लोकसभा चुनाव आए तो इन्हें अचानक याद आ गई बहन जी की। एफआईआर तो आपकी की हुई है भाई साहब, जो बहन जी पे, अरे उसमें कुछ है ही नहीं। उस पर अच्छा, तो क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं लगा? फाइनल रिपोर्ट ये तो देखिए, मैं आपको बताऊं, उसमें फाइनल रिपोर्ट पे लग गई थी। ये सब झूठ बोल रहे हैं देश के सामने, इन्होंने झूठ बोलने के सिवाय कभी कुछ किया नहीं। बाद में ये कह देते हैं वो तो भला होगा देश का, देश की जनता का भला कैसे होगा? आपने तो आज आपने अभी एक और ऐलान कर दिया कि अब ये देंगे, लेकिन अगर घोटाले का पैसा रुक जाए, वही वापिस आ जाए तो आपसे कोई मांगेगा नहीं। जनता भिखारी नहीं है, माफ करना, बड़ी माफी के साथ मैं पूछ रहा हूँ। मुजफ्फर साहब आते हैं। जैसे कि अभी आपने पहले हुड्डा साहब का और वाड्रा जी का नाम लेकर आपने उन्हें एक तरीके से क्रिमिनल घोषित ही कर दिया। अभी उनके खिलाफ चार्जेस चल रहे हैं। आपने पूरी बात नहीं बताई और कोर्ट आपने पूरी बात नहीं बताई। नहीं, आपने बीजेपी ने क्या बाहर घूम रहे हैं। बीजेपी ने कहा था कि हम आएंगे, वो अंदर हो जाएंगे। हाँ, तो वो उन्होंने कहा था, तो आपने उनकी तो आपने डिफेमेशन क्यों नहीं डाला? आपने डिफेमेशन क्यों नहीं डाला? वो एक अलग, अगर वो क्लीन थे तो आपने डिफेमेशन क्यों नहीं डाला? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर वाड्रा के खिलाफ कुछ नहीं था तो आपने बीजेपी के खिलाफ डिफेमेशन क्यों डाला? कोर्ट के रास्ते खुले के अंदर हुड्डा साहब क्यों नहीं गए कोर्ट में? नहीं, वो उनके ऊपर है ना। तो आप ऐसे यहाँ फिर आपने ऐसे कैसे कह दिया? ये मैं वो कोर्ट कर रहा हूं। सुनिए, दूसरी बात मैं आपको रखना चाहता हूं कि जैसे अभी अनुरुद्ध जी भी यहाँ कह रहे हैं कि माल्या है और नीरव मोदी की जो बात है कही है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज वो जब्त कर रहे हैं, कितने 1000 करोड़ रुपए वो लोग यहाँ के ले जा दिए थे हैं? किसने दिए थे? वो इनकी सांसद किसके थे? वो जाने के माल्या सांसद किसके थे? माल्या सांसद किसके थे? आप बताएं। हमारे नहीं थे। किसने बनाया था? हमारे नहीं थे वो। आपके नहीं थे। किसके थे? किसके थे वो आपको पता है? मुझको नहीं पता, मैं जानकारी ले रहा हूँ। आपको मैं तो जानकारी ले रहा हूँ। किसके? मैंने तो ऐसा सुना है कि कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में भेजा था। कितनी उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई? और मैंने ये भी सुना है कि आपके कार्यकाल में उन्होंने लोन मिला था। अगर नहीं आपने लिया तो आप लोन लेना और देना उनकी कंपनी बैंकों की उस तरह, लेकिन जाने किसने दिया ये भी आप उसको देखना होगा कि कौन से कार्यकाल में उनको भगाया गया। धर्मेंद्र पांडे जी, आपको लग रहा है कहीं कुछ भला होता नजर आ रहा है? देखिए, भला होता तो इसमें कहीं नजर आता नहीं है। सबसे बड़ी बात जो चल रही है, सब पतली गली ढूंढ रहे हैं। देखिए, सब
मैं वही कह रहा हूं, जिन मूर्ति घोटालों को लेकर, जिन पार्कों और मूर्तियों को लेकर के मायावती की सरकार के खिलाफ अखिलेश प्रखर रूप से आए थे और एक पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने 5 साल की उत्तर प्रदेश में चलाई और उन्होंने कहा था कि इन पार्कों में इन जो बनाए गए हैं मूर्तियों की जगह पे हम यहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, विद्यालय खोलेंगे और लोगों को सुविधाएं देंगे। 5 साल बीत गया, नहीं हुआ। आज आप कह रहे हैं कि जो है वाड्रा और जो है ये लोग जेल क्यों नहीं गए, जबकि कांग्रेस के खिलाफ जो है हरियाणा और राजस्थान में दोनों जगह पे भाजपा ने कहा था कि हम आएंगे, ये जेल जाएंगे, लेकिन वो बचे क्यों हैं, इसके पीछे का कारण भी जानना चाहिए ना। जीएसटी बिल पास हुआ, थोड़े से अड़ंगे चल रहे थे, कांग्रेस ने समर्थन दिया, जीएसटी पास करा दिया, उनको बचा लिया। मतलब आप कह रहे हैं समझौता हो गया। ये पर्दे के पीछे के समझौते जो देश होते हैं, जनता भी ये भी जागरूक हो रही है कि कहां कहां कौन कौन से समझौते हो रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं था कि सरकार बनने के बाद पूरे 5 साल तक राजस्थान में वाड्रा के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं हुई, हरियाणा में 4 साल बीत गए हैं, अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसके पीछे कहीं न कहीं बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का, और कई बार ऐसे आर्टिकल हमारे आपके बीच में आते रहते हैं जिसमें शक जाहिर करते हैं हम जैसे पत्रकार कि इसके पीछे। यानी आपको लगता है मुलायम सिंह की अगर कोई शादी होगी उसमें मोदी जी जाएंगे तो ये ऊपर सब एक है, आज अब घोटाले में दोनों दूसरे को आज मायावती जी का जो है ताज कॉरिडोर है, ये मूर्तियों का घोटाला है, गोमती रिवर फंड का जो बहुत बड़ा घोटाला है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं सबका जो है, लेकिन चूंकि आज गठबंधन हो चुका है और गठबंधन होने के बाद एक दूसरे को सेव करना, एक दूसरे को बचाना एक राजनीतिक मजबूरी है। उस मजबूरी के तहत सपा या बसपा, जैसे अब जो है आज अगर प्रकाश सिंह बादल के ऊपर कार्रवाई होती है तो भाजपा के लोग उसका बचाव करते हैं। तो यही एक पोजीशन बनी हुई है, सांप छछूदर का खेल है। लेकिन जनता आज भी सीबीआई जांच पे और सीबीआई पे पूर्ण विश्वास करती दिखाई पड़ती है, ये बड़ी बात है। आप बार बार कोर्ट को कहते हैं लेकिन कोर्ट पे लोग विश्वास करते हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी, ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है कि जनता का विश्वास कैसे बनेगा। एक ही सवाल है, बिल्कुल 1 पॉइंट क्वेश्चन है कि आप जब चुनाव से पहले जो वादे करते हैं वो बाद में क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, घोटालों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, लेकिन छवि यह बन गई है कि टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। बी चंद्रकला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर जो कानूनी कार्रवाई है वो करिए, आपको पूरी छूट है। या कहीं भी अगर आपको लगता है पत्थरों वाली सरकार में जो चीजें तथ्य सामने आए हैं कि अगर ट्रक के रजिस्ट्रेशन पे वहां पर बाइक चलती मिल रही है, या पूरे घोटाले को आप देखें, जो घोटाला किया गया है उसको उजागर करिए। उजागर अब भी अगर देर हो गई थी तो चलो कर दीजिए, लेकिन इसको करिए, सिर्फ दबाव बनाने के लिए मत करिए। देखिए, कोई भी जो संस्था है, सीबीआई है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सितंबर 2000 हम विश्वास कर लेंगे, हम बिल्कुल विश्वास कर लेंगे, लेकिन आप भी कहते हैं कि कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन है। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट करिए, लेकिन मैं याद भी तो दिला दूं। सुनिए जी। सितंबर 2018 में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ये मामला आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा जांच एजेंसियों को कि जिसने इन स्मारकों के मामले में ये 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उनमें से एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये माननीय न्यायाधीशों की टिप्पणी है। और ये जो कार्रवाई हुई है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर जांच एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की है। ठीक है, तो हम पर दोष देना कि टाइमिंग ये है। मुजफ्फर साहब आप क्यों दोष दे रहे हैं? ठीक है, ले लेते हैं मुजफ्फर साहब से, दे लेते हैं। मुजफ्फर साहब, ये तो हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है, आपको क्या शिकायत है? देखिए आजाद साहब, केवल इतना कहना है मेरा कि चंद्रकला के बहाने इन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी को उसमें घसीटने की कोशिश की, जिसमें ये औंधे मुंह गिरे। अखिलेश जी का कहीं कोई नाम नहीं था, कोई जिक्र नहीं था। दूसरी बात, खनन मंत्री कौन था? ये जो उस टाइम खनन मंत्री कौन था? मैं ये कह रहा हूँ, कोई खनन मंत्रियों से फांसी पे चढ़ा दे मोदी सरकार, योगी सरकार। नहीं, उस टाइम कौन था? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, फांसी की तो बात ही नहीं हुई। फांसी तो क्या है? अगर कोई गुनाहगार है जो कौन था मार रहे हैं अधिकारी, नाम तो बता दीजिए। किस अधिकारी को आज सजा दे रही है योगी सरकार, बताइए? कौन से थाने में कोई गड़बड़ होती है तो जिम्मेवार कौन है? सच्चो है ना, थानों में मानते नहीं मानते? लूट हो रही है। अगर थाने में कोई गड़बड़ी होती है तो जिम्मेवार कौन है उसका?
एसएचओ परसों की बात है कि थाने में उगाई चल रही अगर खनन मंत्री के राज में कोई गड़बड़ी हो रही है तो खनन मंत्री जिम्मेवार है या नहीं? तो बड़ी बात ये है कि ये लोग जो है झूठे लोग हैं, झूठों की सरकार है, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है, बातों को घुमाते रहो, ये नौजवानों की नौकरियां खा गए, ये तो देश को बर्बाद, ये तो देश को जो है फिर से गुलाम करने जा रहे हैं। एक दिन में तेरह खनन पास कर दिए ऑर्डर नहीं, ये सब जो है जनता का ध्यान भटकाने के को लेकर के ये कोर्ट से टाइमिंग देखिए, इनका कोर्ट में भी इतना दखल है। अरे राज चला गया, उसके बाद कोई सफाई महोत्सव नहीं हुआ, ये फैसला सरकार का पैसा लगाते थे, अदालत और जन्मदिन मनाते थे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज इस कारण बाहर आए थे। गया सफाई महोत्सव? सरकार का जो दखल है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो 4 बाहर आए थे उनमें से एक चीफ जस्टिस है आजकल, अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। नहीं, चीफ जस्टिस हैं बिल्कुल, आप देखिए, लेकिन इसको कोई झुटला सकता है क्या? सीबीआई का क्या हाल करा इन्होंने? डायरेक्टर कभी ये देश में लड़ते हुए देखे? आज जो है एक डायरेक्टर दोनों की छुट्टी कर दी, तैयार हो गई है, पहली बार निर्णय हुआ दोनों की छुट्टी। अरे तो यही तो करोगे मोदी जी के आदमी अस्थाना जी की भी छुट्टी 2019 पर है, आपके सामने चैलेंज है बहुत बड़ा, लेकिन करप्शन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या सीबीआई की छवि और उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल रोकने के लिए विपक्ष या सत्ता कौन पहल करेगा? मायावती के ऊपर जो इन्होंने, हम लोग हमेशा से कहते हैं, मुजफ्फर साहब दे देते हैं जवाब, कि सरकारी मशीनरी का कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आरोप हम पर लगते आए हैं क्योंकि सत्ता में हम लोग रहे हैं, तो विपक्षी का काम है, विपक्षियों का, चाहे हम लोग अपने हमारा दामन साफ हो, लेकिन उनका काम है कि हम पे बार बार कोई ना कोई इल्जाम लगाए। वो भी कह रहे हैं, और इल्जाम लगाए लेकिन कोई सच आज तक आपके सामने है, सबूत नहीं है। जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो मोदी साहब ने कहा था, आज क्या हो रहा है आपके सामने? ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस आपके सामने, कोई किसके प्रेशर के अंडर काम कर रहे हैं? आपके सामने, आप देखिए किसके अंडर वो काम कर रहे हैं और क्या प्रेशर उनके तहत काम होता है। आज ईडी के छापे वहां मारे जा रहे हैं, सीबीआई आपस में, सीबीआई और के जो दोनों बॉसेज हैं वो आपस में वहां पे झगड़े, रातों रात तबादले हो रहे हैं। कहां आप वो कह रहे हैं? अनुज जी, ये बड़ा सवाल है। कल एक खबर थी, पीसी मोहनन ने भी इस्तीफा दे दिया। जो आंकड़े देती है एजेंसी सरकार को, उनको शिकायत थी कि हमारे जो आंकड़े हैं बेरोजगारी को लेकर वो कहीं ना कहीं दबाव था। ये सब चीजें वाकई में एक सवाल तो बनता है। हालांकि हर चौधरी जो बहुत लंबी फहरिस्त दे रहे हैं उस पर सवाल तो बनता है कि जो एजेंसीज हैं उनको क्यों इंटरप्ट किया जा रहा है। देखिए, अभी आपने एनआरसीसी की बात की, किसकी बात की आपने? ये स्टैटिस्टिक्स की बात की, पीसी मोहनन की बात की है, और उनकी एक मीनाक्षी जो थी। हाँ, तो उसमें मंत्रालय ने विशेष रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया भी है कि भाई उन्होंने इस प्रकार की शिकायत कोई मंत्रालय से नहीं की, ना कोई मंत्रालय से चर्चा की, और आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। जैसे ही आंकड़े तैयार होंगे वो आंकड़े जनता के सामने आएंगे। अगर इसमें क्या कठिनाई है? इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार आंकड़े इकट्ठे कर रही है, जैसे इकट्ठे हो जाएंगे सही आंकड़े एक एक करके जो फहरिस्त लंबी होती जाएगी ना। हमने आरबीआई के गवर्नर तक आप रिजाइन करके चले गए, किस प्रेशर के अंडर उन्होंने रिजाइन किया? सीबीआई के दो अधिकारी आपस में लड़े, उन दोनों को ही हटा दिया ताकि सीबीआई की छवि साफ और सुथरी रहे। हमने दोनों को हटाया। लोग बोल रहे थे रस्ताना जी मोदी जी के आदमी है, गुजरात आए। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहते हैं 2 अधिकारी लड़े। आप उसकी पूरी अगर पूरा विस्तार से बताएंगे तो लड़ाई नहीं थी, दोनों के आरोप थे, उनकी जांच होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता? जांच होगी। क्योंकि एक कह रहे हैं कि उसने इतने करोड़ रुपए की रिश्वत ली, दूसरे कह रहे हैं कि वो वहां पर एक्सटॉर्शन गैंग चला रहे थे, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। हटाना कोई आपको लगता है हल है? जांच होगी। आज ही घोषणा हुई है, आज ही घोषणा हुई है वर्मा जी के खिलाफ विभागीय जांच होगी। लेकिन अस्थाना को आपने बना दिया सिविल एविएशन का डीजी। देखिए, अस्थाना साहब बिल्कुल क्लीन है, वो भागे नहीं तो नौकरी छोड़कर भाग गए। अस्थाना साहब के तो अफसाने सबके जग जाहिर हैं। आरबीआई के गवर्नर के बारे में धर्मेंद्र जी क्या लगता है आपको? तो नौकरी छोड़कर भाग गए, कि जांच इस्तीफा दे दिया उन्होंने। दुर्भाग्यवश जांच एजेंसियों के ऊपर आजकल जो है आरोप लगते रहे। पाक साहब पे तो लेकिन एक मिनट अनिरुद्ध जी, आप कह रहे हैं कि अगर वो पाक साहब नहीं थे तो फिर आपने उन्हें पोस्टिंग क्यों दी? अगर अस्थाना या
वर्मा, दोनों पे आरोप आपके जो उसमें गंभीरता थी तो आपको पोस्टिंग देनी चाहिए थी, आपको उन्हें होल्ड कर रखना चाहिए था। वो भागा। सवाल यही है ना धर्मेंद्र जी, सवाल ये है। भागा। देखिए ये मेरा अफसर, ये तेरा अफसर जो कहानी चल रही है, और कहीं न कहीं अब क्योंकि अब सरकार के टाइम समय पूरा हो रहा है, किसी दिन लगे 7 जो है चुनाव के बाद बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। अभी हर दिन एक नई आने वाली खबरें हम लोगों के सामने आ रही हैं। उसमें यह है कि कई सारे जो मानसिकता है जिस अफसर की जहां भी, और जिस तरीके से अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आनंद शर्मा जैसे बहुत सीनियर नेता ने जिस लहजे में एक दिन सीबीआई के लिए और जो है जांच संस्थाओं को जो धमकी भरे लहजे में कहा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और हमने एक ऐसे मुद्दे पर बात की। लेकिन हम जाते जाते आपको याद दिला दे, ताज कॉरिडोर है, 2G मामला हो या कोई भी मामला हो, घोटाले आपने सुने जरूर होंगे, लेकिन यह भी सुनने का मन बनाइए कि इनकी रिकवरी कब होगी और कार्रवाई भले ही हो उसको भी देखते रहें। लेकिन आप अपने सभी नेताओं से यह भी पूछना शुरू कर दीजिए कि घोटालों के खिलाफ आप कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये वापस कब आएंगे। 2019 के चुनाव सिर पर है, लगभग 60-70 दिन रह गए हैं। अपने सवाल तैयार रखिए और यही सच है कि अपने नेता से आपके सवाल पूछे जाना बहुत जरूरी है। फिलहाल यही सच है। मैं आज इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।